प्रायोरिटी होती है हेल्थ। उन्होंने रीजन दिया इसका। उन्होंने कहा कि अगर आप बीमार होते हैं या आप हेल्दी नहीं होते हैं तो केवल आपका बॉडी को नुकसान नहीं होता, केवल आपके पैसे को नुकसान नहीं होता, बॉडी और पैसे को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि आपका इंपॉर्टेंट चीज का नुकसान होता है, वो होता है टाइम। क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो आपका इंपॉर्टेंट टाइम जो आपके और कामों में लग रहा था या जो आपके लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने में लग रहा था, वो तो टाइम खत्म हो गया। तो हेल्दी रहना बहुत सारे एस्पेक्ट की जरूरत है आज। और 98% लोगों को, रादर 99% लोगों को पता ही नहीं है कि बीमार होते कैसे हैं, ठीक कैसे रहा जा सकता है। अगर उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि बीमार क्यों होता है और कैसे होता है, तो वो कभी भी ठीक होना नहीं सीख पाएंगे। हेल्दी होने का मतलब, अभी तो इतने इतने अपभ्रंश हैं समाज में, जहां मुझे हंसी आती है। और अभी कई बार कहते हैं ना कि पढ़ाई का रेशियो इतना अच्छा हो गया है, इतने लोग क्वालिफाइड हो गए हैं, लिटरेसी लेवल ऐसा है। एक्चुअली मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनके जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी एजुकेशन डिग्री हैं, और उन्हें एग्जैक्टली हेल्दी रहना नहीं पता होता। मैं कहीं खड़ा हुआ था तो बोल रहे थे कि फलाने का बच्चा ना थोड़ा हेल्दी है तो उसका वजन कम करना है हमें। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन हेल्दी है तो वजन कम करना है? मतलब वो कह रहे हैं कि जो थोड़ा मोटा है तो वो हेल्दी है, मोटे को हेल्दी होना बोल रहे हैं। तो हेल्दी होने का मतलब क्या है, फिट होने का मतलब क्या है, बीमार क्यों होता है, बीमार कैसे होता है, ठीक कैसे रखा जा सकता है, थोड़ा सा इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और इन सारी चीजों का रिलेवेंस, दीज ऑल थिंग्स आर डायरेक्टली रिलेवेंट टू अवर बिजनेस। हम एक ऐसे व्यापार के अंदर हैं जिस बिजनेस का आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रोल होगा समाज को बिल्ड करने में, बहुत बड़ा रोल होगा समाज के बहुत बड़े पैसे को, जहां पर लोग खर्च करते हैं उस पैसे को सही से यूटिलाइज कराने में। मेडिकल स्टोर्स पे जाओ तो भीड़ लगी हुई है, नर्सिंग होम में जाओ तो भीड़ लगी हुई है, और उन्हें लगता है कि डॉक्टर पे जाएंगे, दवाई खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। उन्हें यही नहीं पता कि दवाई क्या कर रही है, डॉक्टर क्या कर रहा है। सॉरी टू से, अगर कुछ मेडिकोज यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मैं उनके कुछ बातें ऐसी बोल सकता हूँ जो उनको शायद बुरी लगे, लेकिन द फैक्ट इज कि डॉक्टर, दवाइयां या मेडिकल इंडस्ट्री पूरी की पूरी बॉडी का इलाज नहीं करती, बीमारी का इलाज करती है। और हमें बॉडी का इलाज करना है, हमें बीमारी का इलाज नहीं करना। हमें अगर हमारी अगर बॉडी फिट है तो बीमारी से वो बॉडी खुद ब खुद लड़ लेगी। जितना अध्ययन मैंने किया है इन पिछले 20 से 25 सालों के अंदर, पिछले 20-25 साल मेरा मेडिकल बैकग्राउंड भी रहा है, मैंने बहुत सारी एजुकेशन यहाँ पर एज ए डाइटिशियन और एज ए डाइट कंसल्टेंट यहाँ पर आके अलग अलग यूनिवर्सिटीज के द्वारा मैंने ली है। और अभी सर्टिफाइड कोर्सेज भी चल रहे हैं, और वो हम अलग से सिम्बायोसिस इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा हम वो कोर्सेज भी कर रहे हैं। तो उन सारे कोर्सेज के आधार पर, पूरी एजुकेशन के आधार पर, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बोलूंगा। कोई भी दवाई किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करती, किसी भी बीमारी का इलाज बॉडी करती है। अगर हम किसी भी तरह से ये सीख जाएं कि बॉडी को फिट कैसे रखा जा सकता है, तो आप किसी भी बीमारी को बॉडी में आने से रोक सकते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे आपको जो थोड़े से आपको पहली बार मिलते होंगे। दो वर्ड के बारे में बात करूंगा। आजकल एंटीबायोटिक के ऊपर एक गवर्नमेंट रूल लेके आने वाली है, आपको सब पता सुना होगा आपने। यानी डॉक्टर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस एंटीबायोटिक को क्यों लेना जरूरी है, यानी लिखने से पहले डरना होगा। अभी तक तो अंधाधुंध चला आ रहा है। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है और एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, अगर ये दो सब समझ में आ जाए ना तो हम बीमारियों से बहुत दूर रहना सीख जाएंगे। सिंपल वर्ड है, एंटीबॉडी का काम है एक ऐसी चीज जो आपकी बॉडी में नहीं है, लेकिन जब कोई वायरस या बैक्टीरिया का अटैक आपकी बॉडी पर होता है तो वो एंटीबॉडीज, यानी बॉडी एक ऐसी सेना खड़ी कर देती है जो उस वायरस और उस बैक्टीरिया से फाइट करके, फाइट नहीं करती एग्जैक्टली, दोस्ती करके उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, उसके नुकसान को बॉडी में होने ही नहीं देती। और एंटीबायोटिक का काम है उस चीज को मारना। और जब वो मारता है तो वो एक अंधा, अंधे आंखों पे पट्टी बांध के, जो एक मशीन गन है उसके पास, जो एनिमल मूवी में उसने ले रखी है, इतनी बड़ी मशीन गन है, और उस मशीन गन से धड़ 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 मारे जा रहा है वो। उसके सामने जो भी आएगा ना वो सबको मारेगा, AK-47 से मार रहा है। उसे बचने का इलाज क्या है? उसको लेना जरूरी नहीं है, वो हमारे लिए जरूरी है ही नहीं। इनफैक्ट वो हमारे लिए बना ही नहीं है। वो हमारी हेल्दी सेल को भी मारता है। खैर, ये बीच में आ गई थी बात, मैं कुछ कहीं और से शुरुआत करना चाहता हूँ। तो और एंटीबॉडीज का काम क्या है? एंटीबॉडी एक ऐसी हेल्दी सेना है जो किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को आइडेंटिफाई करके सिमिलर सेना खड़ी कर देती है, जो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, दोस्ती कर लेती है।
तो शरीर का बीमारी से लड़ने का तरीका दोस्ती करके न्यूट्रलाइज करना है, ना कि मार के ठीक करना। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है मजबूरी में करनी पड़ती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप दवाइयां मत खाइए या डॉक्टर पे मत जाइए या दिखाइए मत, मैं ये नहीं कह रहा। जब मजबूरी होगी, आपके पास चॉइस नहीं होगी, तो आपको मजबूरी में जाना ही पड़ेगा। लेकिन आज मैं जो बातें आपसे करने वाला हूं, अगर उन बातों को आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया तो आपको बहुत हद तक अपने आप को फिट रखने में हेल्प मिलेगी। बहुत रेयर चांस होगा कि आप डॉक्टर के पास जाएं, रेयर चांस होगा कि आप दवाइयां खाएं जैसे पहले करते थे लोग। पहले रेयरली लोग दवाइयां खाते थे, रेयरली लोग डॉक्टर के पास जाते थे। अभी क्या हो रहा है? अभी हर घर में एक मेडिकल बॉक्स बना होता है। फर्स्ट एड बॉक्स होना अलग बात है, लेकिन दवाइयों का एक बॉक्स होता है। फैमिली डॉक्टर होता है। कमाल है यार, फैमिली डॉक्टर का जरूरत क्या मतलब? डॉक्टर भी फैमिली डॉक्टर हो गया। मेडिकल स्टोर अपना दोस्त हो जाता है, वो पहचान लेता है अजय साहब आइए, इसका मतलब तो दवाइयां चल रही हैं। इसका रीजन क्या है? इसके रूट कॉज में थोड़ा सा चलते हैं। आज से 50 साल पहले अगर आपके शहर में देखेंगे तो आप जितने हॉस्पिटल थे उसका 100 टाइम बढ़ गया है 50 सालों में। 100 गुने से ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं, और बल्कि 200-300 गुने से भी ज्यादा हैं। मेडिकल स्टोर्स भी इसी स्पीड में बढ़ रहे हैं। इसका कारण ये है कि आज से 50 साल पहले हम जो खाते थे, जो हवा लेते थे, सांस लेते थे, जो पानी पीते थे, पानी, खाना और हवा, ये तीन ऐसी चीज थी जो प्योर थी, जो हमारी बॉडी को चाहिए थी, वो प्योर थी। ड्यू टू एक्सेसिव chemical involved in air, water, food, fruits, vegetables, everywhere. Excessive chemical involved. Due to fast paced lifestyle, हमारी बॉडी को वह नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। तो हमारी बॉडी का जो काम करने का तरीका भी वह नहीं रहा जो होना चाहिए। हम जो खाना खा रहे हैं और जो खाना हमें खाना चाहिए, उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, और उस गैप को कहते हैं न्यूट्रिशनल गैप। उस गैप की वजह से जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों का नाम है लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज स्टार्ट हो जाती हैं माइग्रेन, साइनस, थायराइड। मैं हर बॉडी के स्टार्टिंग ऑर्गन से बात कर रहा हूँ। माइग्रेन, साइनस, थायराइड डिसऑर्डर रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं। और एक एक ग्लैंड अगर आपकी डिसऑर्डर हो गई या अफेक्टेड हो गई, तो बाकी की और हार्मोन को और ग्लैंड्स को अफेक्टेड कर देगी। देन लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो ब्रोंकाइटिस या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, लंग्स डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के साथ, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज। इसके बाद स्टमक। आज से 50 साल पहले किसी को एसिड बनता ही नहीं था। अभी हर घर में खाली पेट दवाई खाई जाती है। आपको पता ही नहीं है वो केमिकली जो दवाई खा रहे हैं आप, जो जो केमिकल फॉर्म में बॉडी के स्टमक के अंदर डाल रहे हैं, वो क्या कर रहा है? वो स्टमक के बाद फिर वहाँ का HCl डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बाद वो एसिड और प्रॉब्लम देने लग जाता है। फिर आप लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। हर घर में किसी ना किसी को इनसे से रिलेटेड कोई ना कोई डिसऑर्डर है। देन फिर किडनी प्रॉब्लम भी आ जाती है, कमर का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, नी जॉइंट पेन, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास अवेलेबल है, ये सब की सब डायबिटीज। ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक्चुअली बीमारियां ही नहीं है। और ये सारी बीमारियों का कारण एकमात्र है, जो खाना आप खाते हैं और जो खाना खाना चाहिए, उन दोनों के बीच में एक गैप आ गया है। और उस गैप को कहते हैं न्यूट्रिशनल गैप। जो पानी पीना चाहिए और जो पानी हम पीते हैं, उसके बीच में भी एक गैप आ गया है। जो हवा हमें लेते हैं और जो हवा हमें लेनी चाहिए, उसके बीच में भी गैप आ गया है। हमें हम यकीन नहीं होता जितना केमिकल। आप मिर्ची का खेती कहीं हो रहा हो तो उसके आसपास खड़े नहीं हो सकते आप, इतना केमिकल डलता है, उनका जहर डाला जाता है। दवाई कंपनियां खाद बीज के दुकानदारों को टारगेट देती हैं कि आपको इतना ज्यादा बेचोगे तो हम आपको ये गिफ्ट देंगे। डॉक्टर्स को टारगेट दिया जाता है, MR को टारगेट दिया जाता है। अरे उन चीजों का टारगेट दिया जा रहा है जो जहर है। जहर को जितना ज्यादा बेचोगे, उतना ज्यादा पैसा बनाओगे आप। और फास्ट पेस लाइफस्टाइल के चक्कर में हम इतने फास्ट पेस हो गए हैं कि फास्ट पीसेज होते जा रहे हैं, उम्र कम होती जा रही है, अर्ली एजिंग आ जाती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी को होने लग जाती हैं। तो फिर इन बीमारियों का सोल्यूशन क्या है साहब? हो गई तो हो गई, जीवन भर दवाई खाओ। डायबिटीज हो गई तो हो गई, थायराइड हो गई तो हो गई, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई तो हो गई। कोई इलाज नहीं है। इनका एक ही इलाज है, इन्हें होने मत दो।
और होने मत देने का इलाज क्या है? वह गैप भर दो। जो गैप आ गया उस गैप को भर दो। वह खाओ जो खाना चाहिए और वह छोड़ दो जो खा रहे हो। वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल। लेकिन असंभव नहीं। पॉसिबल नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कहूंगा आसान नहीं है। टफ है बहुत, लेकिन असंभव भी नहीं है। हम जो खाना खाते हैं हमारी बॉडी को कैलोरी चाहिए। मैं एक बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाना चाहूंगा यहाँ पर कि बॉडी किस तरह से काम करती है। बेसिक एनाटॉमी जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में डॉक्टर्स को पढ़ाई जाती है, उसकी कोशिश करूंगा मैं थोड़ा सरल शब्दों में बताने की। हो सकता है आपको कुछ क्लियर हो। हमारी बॉडी को एक 3 किलो का बच्चा पैदा होता है। चलो बच्चा कैसे बना उसको छोड़ देते हैं। 3 किलो का बच्चा एक पैदा होता है। वो 3 किलो से 90 किलो का हो जाता है। काय से होता है? ऑब्वियस सी बात है, खाने से ही होता है। तो 3 किलो से 80 किलो, 70 किलो, 60 किलो जो भी वजन है वो काय से बना है? खाने से बना है। तो अगर साइंटिफिकली अगर हम उस खाने की बात करें, हालांकि इसको थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी मैं कनेक्ट करना चाहूंगा, और ये भी काफी जरूरी है थोड़ा सा समझ लेना इसको कि खाना जो है, खाना क्या देता है हमको? हमारी बॉडी को कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अब वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है। खाने में क्या क्या खाते हैं हम? 5वीं क्लास की विज्ञान में एक फूड पिरामिड पढ़ा होगा आप सबने। मैंने भी पढ़ा है वो क्या कहता है फूड पिरामिड? कि हमें खाने से हमें मिलते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन होते हैं दो तरह के, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब ज्यादा मात्रा में खाई जाने वाली चीजें, माइक्रो मतलब कम मात्रा में खाई जाने वाली न्यूट्रिएंट्स। टोटल 5 होते हैं फूड पिरामिड के अंदर। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ज्यादा मात्रा में खाए जाते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कम मात्रा में खाई जाने वाली चीजें होती हैं। इनके अलावा फाइबर होता है जो एक बेसिक एलिमेंट है। और ये सब बॉडी में जाके कैसे काम करता है? ये पांचों जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बॉडी में जाके एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म प्रोसीजर के दौरान पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट होते हैं ऊर्जा के अंदर, एनर्जी के अंदर। जैसे एग्जांपल अगर लिया जाए तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट बेसिकली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ग्लूकोज क्या करेगा? आप कुछ भी खाओगे बनेगा उसका ग्लूकोज ही। आप चीनी नहीं खाओगे, आप रोटी तो खाओगे ना, रोटी का भी ग्लूकोज बनेगा। आप आलू खाओगे उसका भी ग्लूकोज बनेगा। हर चीज फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होनी होती है। और ग्लूकोज के बर्न होने से बेसिकली बॉडी ग्लूकोज को ही बर्न कर सकती है। ग्लूकोज के बर्न होने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी सेल के अंदर स्टोर हो जाती है, और हम एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। ये बहुत सरल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि सेल को एनर्जी को ग्रैब करने का उसके रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर को इंसुलिन ऑन करता है, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। लेकिन और ग्लूकोज तक बनने के भी कई सारे प्रोसीजर्स के दौरान गुजरती है, वो केमिकल चेन रिएक्शंस होती हैं। लेकिन मैं सरल शब्दों में बात करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सेल के अंदर एनर्जी आ जाती है, हम एनर्जाइज हो जाते हैं और हम काम करते हैं। एक टाइम के बाद वह सेल एक डेड हो जाती है, उसकी जगह नई सेल बन जाती है। अब यहां एक साइंस का पेच है, इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर एक सेल डेड हो जाती है और उसकी जगह नई सेल बन जाती है, तो फिर तो ऑर्गन नया बन जाना चाहिए, फिर तो बॉडी नई बन जानी चाहिए। या किसी ऑर्गन के अंदर कोई बीमारी है, और उस बीमारी वाली मतलब कोई भी ऑर्गन कैसे बना है? ऑर्गन फाइनली बना है सेल से। सेल से बहुत सारी सेल मिलके टिश्यू बनाती है, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं। अब उस ऑर्गन की जो सेल थी वो तो मर गई, उसकी जगह नई सेल बन गई। तो फिर वो ऑर्गन सही क्यों नहीं हुआ? किसी को लिवर प्रॉब्लम है, तो लिवर तो कुछ दिन में नया बन गया, वो सेल तो डेड हो गई, उनकी जगह तो नई सेल बन गई। तो वो लिवर सही क्यों नहीं हुआ? किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, तो किडनी तो कुछ दिन के अंदर नई बन जानी चाहिए अपने आप, तो फिर वो प्रॉब्लम ठीक क्यों नहीं हुई? ये एक ऐसा पेच है जो बहुत सरल है। और ये क्या है ऐसे हमें पता नहीं होता, हम सोचते नहीं है उस तरह से। ऑर्गन जो सेल नई बन रही हैं और जो अफेक्टेड सेल डेड हो रही हैं, पहली चीज, वो जो ऑर्गन अफेक्टेड हुआ था, जिस वजह से अफेक्टेड हुआ था, वो वजह बॉडी में अभी भी मौजूद है। तो जैसे ही सेल बनती जा रही है वो सेल फिर से अफेक्टेड होती जा रही है। सेकंड, जो वो सेल बन रही हैं, उसको बनाने के लिए जिन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की जरूरत है, जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, ना तो हम उन्हें सही क्वांटिटी में ले रहे हैं,
ना ही हम उन्हें सही क्वालिटी में ले रहे हैं। एक डॉक्टर हुए हैं, बहुत पीएचडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर रथ, ये साउथ के हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ा रिसर्च किया। आज से 25 साल 20 साल पहले मैंने उनकी बुक पढ़ी थी। वो कहते हैं कि अगर किसी भी इंसान की डिजीज को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की क्वांटिटी और क्वालिटी को सही अनुपात में उसको दे दिया जाए, तो उस डिजीज को 100% ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर के वर्ड है, मेरे नहीं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रथ। उसका मिल जाएगा आपको डेटा, और बहुत सारी बुक्स हैं इसके ऊपर। तो अगर मैं ये पता लगा लूं कि ये ऑर्गन अफेक्टेड हुआ क्यों था, और उस रीजन को वहां से रिमूव कर दूं, एक, और उस ऑर्गन को दोबारा से हेल्दी ऑर्गन में कन्वर्ट करने के लिए जिन प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी एडुकेट अमाउंट में प्रोवाइड करा दूं, तो वो ऑर्गन बिल्कुल ठीक हो सकता है। हालांकि उसमें और भी चीजों का रोल होता है। ये दो इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट रोल है, अगर मैं कुछ बॉडी के फंडामेंटल रिक्वायरमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो कर दूं, जैसे इसको भी एक्सरसाइज चाहिए, इसको जो स्ट्रेस की वजह से जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं, वो फ्री रेडिकल की जड़ खत्म हो जानी चाहिए। मैंने अभी आपको एक बात बोली थी, एक्सेसिव केमिकल इन्वॉल्व इन एयर वाटर एंड फूड, एक चीज मिस कर गया था मैं, एक्सेसिव केमिकल इन्वॉल्व इन एयर वाटर फूड एंड थॉट। अगर मैं चौथी जगह से भी केमिकल इन्वॉल्व को रोक दूं, थॉट में भी तो इन्वॉल्व है केमिकल, इन द सेंस लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जी। अब इस पे थोड़ा स्पिरिचुअली हो जाना पड़ेगा। अगर मैं इसके बात करूं तो बहुत सिंपल है वैसे। एनर्जी क्या है? एनर्जी एक, किसी भी चीज को अगर देखेंगे आप, तो वो निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट हो रही है। मैं मेरी पूरी बॉडी को देखूं, अगर सेल के भी फाइनल पार्टिकल्स पे जाऊं, तो उसके तीन पार्टिकल होंगे, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ब्रह्मा विष्णु महेश। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी का सिंबल है, और वो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। आपके उस ऑर्गन की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी, स्पीड ऑफ वाइब्रेशन डिसाइड करेगी कि आप कितने हाई फ्रीक्वेंसी पर रहेंगे। कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अब तक आपकी बॉडी में एंट्री करेगा नहीं, या कर जाएगा तो आपके उस ऑर्गन को अफेक्टेड नहीं करेगा, जब तक उस बैक्टीरिया या वायरस की फ्रीक्वेंसी आपके उस ऑर्गन की फ्रीक्वेंसी की ऑर्बिट के आसपास नहीं आएगी। तो बीमारी होने से पहले उस पर्टिकुलर ऑर्गन की फ्रीक्वेंसी डाउन होती है। जैसे कोविड के टाइम पर बहुत सारे लोग बीमार हुए, और बहुत सारे लोग सरवाइव नहीं कर पाए। वो इसलिए कि जिसके, सॉरी टू से, उसका रीजन केवल ये नहीं कि इंसान अच्छा नहीं है, रीजन बहुत सारे होते हैं उसके। जिसके लंग्स की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस हायर लेवल पर वाइब्रेट कर रही थी, उसको कोविड वायरस ने अटैक तो किया, बट अफेक्ट नहीं किया, खत्म नहीं किया। और जिसकी लोअर फ्रीक्वेंसी थी, वजह बहुत होती है उसकी, उसको अटैक भी किया, उसको अफेक्ट भी किया, और कईयों को निपटा भी दिया, मतलब सॉरी, दुनिया से भेज दिया वापस, मतलब बॉडी को कोलैप्स करा दिया, बॉडी को खत्म करा दिया। अब मुझे दो चीजों को समझना होगा। हमें समझना होगा कि हम अपने ऑर्गन की फ्रीक्वेंसी को हायर फ्रीक्वेंसी पर कैसे रखें। जैसे कुछ लोग अगर नॉनवेज खाते हैं तो सॉरी टू से, बट एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, और खाने से लेने वाली प्रोटीन आप ले रहे हैं एक नॉनवेज सोर्स से। अब जो नॉनवेज का सोर्स है, उस जानवर को जब मारा गया, जब काटा गया, तो जब उसको कट किया गया, तो उसकी बॉडी में बहुत सारी हेटर्ड और रिसेंटमेंट और बॉडी के अंदर बहुत बने, तो वो उसकी सेल में चले गए, और वही मैंने खा लिया। खा लिया तो वो क्या बना? वो बॉडी में जाके एनर्जी बना, एनर्जी से नई सेल बनी। अब जो सेल बनी नई, वो किस फ्रीक्वेंसी की है? लोअर फ्रीक्वेंसी की सेल है, उससे लोअर फ्रीक्वेंसी का ऑर्गन बना। एक तरफ को मैं ताजा फल सब्जियां और वो खा रहा हूँ, और ध्यान दे, इसीलिए कहते हैं ना, बासी भोजन मत करो। जब भोजन पक गया और बासी हो गया, चाहे वो हरी सब, चाहे वेजिटेरियन है चाहे नॉन वेजिटेरियन है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन होती जा रही है। और डाउन फ्रीक्वेंसी का भोजन मैं करूंगा, तो मेरी जो सेल बनेगी वो भी डाउन फ्रीक्वेंसी की बनेगी। तो मुझे अगर हायर फ्रीक्वेंसी सोल बनानी है, सॉरी, हाई फ्रीक्वेंसी सेल अगर बनानी है, सोल की बात बाद में करेंगे, तो तो बाई डिफॉल्ट हमारी बॉडी हाई फ्रीक्वेंसी पर रहेगी। तो हमारा जो ओवरऑल मकसद है वो क्या है?
हेल्दी सेल, हेल्दी सेल हेल्दी टिश्यू, हेल्दी टिश्यू हेल्दी ऑर्गन, हेल्दी ऑर्गन हेल्दी सिस्टम, हेल्दी सिस्टम हेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, हेल्दी सोल, सब कुछ हेल्दी एंड हैप्पी एंड हेल्दी। अब हैप्पी एंड हेल्दी में बड़ा कॉम्बिनेशन है। जब आप खुश होते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी थॉट जनरेट होते हैं, या हाई फ्रीक्वेंसी थॉट जनरेट होते हैं तो आप खुश होते हैं। और जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो क्या होता है? जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो लोअर फ्रीक्वेंसी थॉट, हेटर्ड, रिसेंटमेंट, जेलसी, ये सब लोअर फ्रीक्वेंसी विचार हैं। अगर आप किसी से जेलसी करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है। आप नफरत करते हैं तो भी, आप गुस्सा करते हैं तो भी। तो इनका अगेंस्ट क्या करना है? इनको अपोजिट कर देना है। हैप्पी रहना है, स्माइल, स्माइल रखनी है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है, पॉजिटिव थॉट जनरेट होंगे, आपकी बाय डिफॉल्ट आपकी सेल हेल्दी होती चली जाएगी। तो बैक टू द, आते हैं पॉइंट पर। पॉइंट क्या कहता है कि मुझे उस गैप को भरना है और उस पर्टिकुलर चीजों को समझना है। तो अब मुझे समझना होगा कि कितना प्रोटीन मुझे खाना है, कितना फैट मुझे खाना है, कैसा और कितना। क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोटीन मैं डेली कम ले रहा हूं और खराब क्वालिटी का ले रहा हूं, फैट और कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा ले रहा हूं और खराब क्वालिटी का ले रहा हूं, एंड विटामिन एंड मिनरल्स मैं ले ही नहीं रहा, बहुत कम ले रहा हूं। तो क्या होगा? सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। एक शब्द है फास्ट फूड। फास्ट फूड का मतलब है वो जल्दी बन गया और जल्दी पच गया। क्या उसमें कैलोरी नहीं होती? उसमें कैलोरी होती है, उसमें एम्प्टी कैलोरी होती है। मेरे को ये समझ नहीं आई थी बात पहली बार में, एम्प्टी कैलोरी कैसे हो सकती है? उसका मतलब है उसमें केवल कैलोरी होती है, ओनली कैलोरी होती है उसमें। और कैलोरी फ्रॉम ओनली कार्बोहाइड्रेट एंड तली हुई चीजों से जनरेट होती है। वो तली हुई चीजें क्या नुकसान करती हैं? क्या घी नुकसान करता है? हमारे को मिथ है, घी नुकसान नहीं करता। खराब घी नुकसान करता है, खराब तरीका नुकसान करता है। खराब घी कौन सा होता है साहब? फैट कह लेते हैं। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा खाते हैं और खराब क्वालिटी का खाते हैं और खराब तरीके से खाते हैं। हमें तरीका भी नहीं पता खाने का। कई लोग कहेंगे अच्छा साहब आप तरीका सिखाओगे? हाँ जी, तरीका तो सीखना पड़ेगा अगर फिट रहना है तो अगर मैं एक एक करके बात कर लेता हूं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन एवरेज 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हमें जरूरी होता है एक एडल्ट को। बच्चे को 1.5 ग्राम, लैक्टिक वुमेन एंड प्रेग्नेंट लेडीज को 1.75 ग्राम, स्पोर्ट्समैन को भी 1.75 ग्राम। अब आपकी बॉडी 50 किलो वजन है तो आपको 50 से 70 किलो के बीच में प्रोटीन आपको रोज चाहिए। कितना प्रोटीन खाते हैं साहब हम? अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप 1 कटोरा दाल, 2 गिलास दूध, 4 चपाती सुबह, 4 चपाती शाम को, तो आप 8 रोटियां, 1 कटोरा दाल, कटोरी नहीं कटोरा दाल, और 2 गिलास दूध पूरे दिन में लेते हैं तो आप 35 से 40 ग्राम तक प्रोटीन लेते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और डेली नॉन वेज खाते हैं तो आप 40 से 50 ग्राम तक प्रोटीन लेते हैं। लेकिन नॉन वेज से खाया गया प्रोटीन गुड प्रोटीन में नहीं आता, क्योंकि उसके साथ साथ हमें कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम और फैट की प्रॉब्लम भी आती है। तो उसे गुड प्रोटीन की संज्ञान में नहीं दिया जाएगा, संज्ञा नहीं दी जाएगी। और बढ़िया प्रोटीन कौन सा होता है? सब प्रोटीन मिलता है दालों से, दूध से, इन चीजों से बढ़िया प्रोटीन मिल रहा होता है। लेकिन हमारे जो प्रोसीजर्स ऑफ मेकिंग है, खाना बनाने के जो प्रोसीजर्स हैं वो थोड़े खराब हैं। हमारे यहाँ मैसेज में क्या पढ़ा आपने? हेल्थी लिविंग। हेल्थी लिविंग का मतलब है ओवरऑल चीजों की बात करेंगे हम। अब प्रोटीन से आपने जो प्रोटीन लिया, बेसिकली खाने से एमिनो एसिड मिलते हैं और वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट होते हैं। हर ऑर्गन की अलग तरह के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। एवरी ऑर्गन, आंख को अलग तरह का प्रोटीन चाहिए क्योंकि अलग तरह के अमीनो एसिड चाहिए, हार्ट को अलग तरह का चाहिए, पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरह का प्रोटीन चाहिए। मिलियंस ऑफ टाइप के प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है। और वो बॉडी, जब आप एमिनो एसिड बॉडी को दे देते हैं तो बॉडी खुद ब खुद अपने हिसाब से वो प्रोटीन बना लेती है। प्रोटीन बॉडी खुद अपना प्रोटीन नहीं बना सकती, आप उसे अमीनो एसिड दे देंगे तो हर ऑर्गन अपनी जरूरत के हिसाब से वो अमीनो एसिड और कॉम्बिनेशंस बना के वो ले लेगा। जैसे इसे समझते हैं थोड़ा। अल्फाबेटिकल इंग्लिश अल्फाबेट में 26 वर्ड है। 26 वर्ड से आप मिलियंस ऑफ वर्ड बना सकते हैं सिर्फ 26 शब्दों से।
आप हजारों लाखों शब्द बना सकते हैं, पूरा इंसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरी बन जाती है। लेकिन उनमें से 5 इंपॉर्टेंट वोवेल्स को अगर हटा दिया जाए, या उनमें से कोई एक, दो या तीन को भी हटा दिया जाए, तो बहुत सारे एमिनो एसिड्स, वो बहुत सारे वर्ड्स नहीं बनेंगे। अगर उन 5 को हटा दिया जाए तो एक भी नहीं बनेगा, 4 को हटा दिया जाए तो बहुत सारे नहीं, और एक को भी हटा देंगे तो बहुत सारे वर्ड्स नहीं बनेंगे। इसी तरह से हमारी बॉडी को खाने पीने से जो एमिनो एसिड मिलते हैं, टोटल एमिनो एसिड होते तो 26 हैं, लेकिन खाने पीने में 22 एमिनो एसिड्स मिलते हैं प्रोटीन्स के रूप में, प्रोटीन के जो काम में आते हैं बनाने में, जिसमें से 13 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, 9 एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। वो जो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है वो बोबल्स की तरह है। उन 9 को अगर उनमें से 4 को भी हटा दोगे तो बहुत सारे प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स के लिए प्रॉपर क्वालिटी प्रोटीन नहीं मिलेगा। और अगर 9 के 9 हट जाएंगे तो कोई बनेगा ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली किसी भी खाने में, चाहे वो वेज है चाहे वो नॉन वेज है, एक साथ वो 9 के 9 एसेंशियल एमिनो एसिड मिलते ही नहीं है, ड्यू टू प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन। खाने को जब तैयार किया जा रहा होता है उसके प्रोसीजर की वजह से, या जब वो उगाया गया था उसकी वजह से, केमिकल इन्वॉल्व होने की वजह से, कई डेलिकेट होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो प्रॉपर एमिनो एसिड नहीं बने तो प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। अब हम जो लेते हैं, एवरेज जो देखा गया है वो ये है कि हम जो खाना खाते हैं वो एवरेज 36% के आसपास डाइजेस्ट हो जाते हैं। एडिशनल को बॉडी को बाहर फेंक देना होता है। अब चैलेंज ये है, कई लोग कहते हैं साहब प्रोटीन ज्यादा नहीं खाना चाहिए, 40 के बाद तो डॉक्टर ही मना कर देते हैं, दाल मत खाओ, ये मत खाओ, प्रोटीन सोर्स मना कर देते हैं। क्योंकि जो 36% बॉडी ने डाइजेस्ट कर लिया वो तो बहुत बढ़िया, जो एडिशनल, जो अनडाइजेस्टिव अमीनो एसिड्स जो लिवर में रह गए वो बॉडी को बाहर करने पड़ेंगे, और किडनी के थ्रू जब वो बाहर होंगे तो किडनी को एक्सेस प्रेशर आएगा। और प्रोसीजर के दौरान जब हम प्रोटीन खा रहे हैं तो कुछ ऐसे एमिनो एसिड्स बन जाते हैं, ऐसे प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत सारी बीमारियां भी लेके आते हैं। जैसे आज से 25 साल पहले, बल्कि 30-35 साल पहले, मैं बहुत छोटा था, जब मैं देखता था तो हमारे घर में स्टील के बर्तन में या पीतल के बर्तन में दाल बनती थी, और वो 1 घंटे में दाल पकती थी, कम से कम 1 घंटा। एक हमारे घर में सिगड़ी बरोसी होती थी, जिसमें उपले रखे जाते थे, उनमें वो दाल रख दी जाती थी। और मुझे याद है कि बार बार हर 2-5 मिनट पे हमारी माँ, बुआ, दादी, एक चलनी होती थी जो चाय छानने वाली चलनी है, उस चलनी से उसके बार बार वो व्हाइट कलर के, येलो कलर के हल्दी की वजह से ऊपर झाग आ जाते थे, उनको हटाती थी। आपने भी सब देखा होगा, आपको मालूम है वो क्या हटता था? दैट वाज ए पॉइजनस एलिमेंट, प्यूरिन। वो एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको उंगलियों के दर्द और ये जो प्रॉब्लम दे रहा है ना, इसका रीजन वही बनता है। उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसकी वजह से आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है। अभी क्या होता है साहब? दाल ली, कुकर में डाली, मारी 2 सीटी, हो गई दाल रेडी। दाल पकी नहीं है, दाल वर्स्ट हुई है, फटा गया, फट गया है वो। 150 डिग्री से ऊपर का ज्यादा का टेम्परेचर रहा है वो, 15 मिनट में दाल पकी नहीं सकती। तड़का लगा के जो आप उसे डबल जहर बना देते हो, फ्री रेडिकल का अटैक और दे दिया तड़का लगा के, तो डबल पॉइजन हो गया। वो ना केवल आपको फ्री रेडिकल पैदा करेगा, बल्कि आपको बॉडी में और सारे ऑर्गन्स को भी खराब करेगा। तो अब चैलेंज ये है कि ना तो हमारे प्रोसीजर सही है, और ना ही हमारी क्वांटिटी सही है, ना ही हमारी क्वालिटी सही है, तो भैया बीमार तो होंगे ना, तो बॉडी तो अफेक्टेड होगी ना। फैट और कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो फैट नुकसान नहीं करता। फैट का एक बैलेंस है बॉडी के अंदर, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का। ये जो बैलेंस है ये अनबैलेंस हो गया है। कैसे? ओमेगा 3 का काम क्या है और ओमेगा 6 का काम क्या है? या ओमेगा 3 ओमेगा 6 को अगर मैं हटा देता हूं तो कोलेस्ट्रॉल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, खराब कोलेस्ट्रॉल और बढ़िया कोलेस्ट्रॉल। खराब कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। बढ़िया कोलेस्ट्रॉल बॉडी को बैलेंस करने के लिए जरूरी होता है, जो तंत्रिका तंत्र का जो बैलेंस है, जो आर्टरीज और उनका जो बैलेंस है उसे बनाने में सपोर्टिव रोल प्ले करता है। अब ये नुकसान कैसे करता है और इसका हुआ क्या है, और कई लोगों को कंफ्यूजन होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक आइडियल कोलेस्ट्रॉल का, जो मान लेते हैं किसी आदमी का कोलेस्ट्रॉल है 200 और एक आदमी का कोलेस्ट्रॉल है 250। समझने की कोशिश करिएगा, इससे इसे बैलेंस समझेंगे, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़िया कोलेस्ट्रॉल का। अब मैं पूछूंगा जी ज्यादा रिस्क में कौन सा है, तो कोई भी आम आदमी क्या कहेगा?
एक का 200 एक का 250 है। जरा आप आंसर नहीं देना चाहें मत दीजिए, लेकिन खुद से आंसर दीजिए। ऑब्वियसली 250 वाला खराब है ना, लेकिन उस 250 वाले के जो दो पार्ट हैं खराब और बढ़िया के, यानी एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, एक ऐसा लिपिड एंड प्रोटीन्स के पार्टिकल्स जिनका डेंसिटी बहुत अच्छा है, वो कहलाता है एचडीएल। और एलडीएल मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, यानी लिपिड और प्रोटीन्स के जो पार्टिकल हैं जिनका बारीक हो जाना कहलाता है खराब कोलेस्ट्रॉल। तो जो एलडीएल है वो पहले वाले व्यक्ति का 200 जिसका एलडीएल है उसका है 170, और एचडीएल है 30। और दूसरे वाले का जिसका 250 है टोटल कोलेस्ट्रॉल, उसका एचडीएल है 60 और एलडीएल है 190। तो एक्चुअली 190 भी गलत है कोलेस्ट्रॉल, तो उसका सिर्फ 170 था, खराब वाला 170 है, और दूसरे वाले का खराब वाला 190 है, जो ज्यादा है। ऑब्वियसली कम होना चाहिए, लेकिन आपको पता है रिस्क जोन किसका ज्यादा है, इस 200 वाले का। क्यों? क्योंकि जो रेशियो बिटवीन एलडीएल एंड एचडीएल है वो उसका ज्यादा अच्छा है। ये 1:5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसका रेशियो 1:5 से ज्यादा है, 1:6 है, और इसका रेशियो 1:3.5 है अभी। ये रिस्क में नहीं है, ये रिस्क जोन में कम है। हालांकि इसका एलडीएल कम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, लेकिन रिस्क जोन उसके लिए ज्यादा है जिसका एचडीएल कम है। तो ऐसे ही जैसे वजन के मामले में कहा जाता है कि वजन कम नहीं होना चाहिए, फैट कम होना चाहिए। जब हम बात करते हैं कि साहब मैंने वजन कम किया, मैंने डाइटिंग की और वजन कम किया, अगर वजन कम करने के दौरान एनर्जी लूज हो रही है, मतलब आप खराब तरीके से वजन कम कर रहे हैं। और वजन कम उतना नहीं हुआ। एक बंदे ने 20 किलो वजन कम किया, एक बंदे ने 10 किलो वजन कम किया, लेकिन इसका इंच लॉस ज्यादा हो गया, इससे इसका टमी कम हो गया, इसका एरिया कम हो गया, बट वजन कम नहीं हुआ। ये ज्यादा सही है, क्योंकि इसने फैट लॉस किया है, वेट लॉस नहीं किया। फैट लॉस और वेट लॉस में क्या मतलब है साहब? वेट तो मसल्स का होता है ना, तो मसल्स का वेट बनाने में मेहनत करनी पड़ती है, और फैट बनाने में मेहनत करना बंद करना पड़ता है। तो अगर एक सिंपल तरीका है, सोना होता है खाना खा के, और वहां मेहनत करनी पड़ती है। तो मसल्स का वेट जितना अच्छा होगा, आपका एनर्जी लेवल और आपका लाइफस्टाइल उतना ही अच्छा होगा। वेट बढ़ने नहीं देती है मसल्स, मसल्स के बहुत सारे रोल होते हैं। तो जिसका वेट फैट ज्यादा है उसका मसल का वेट भी कम हो, नुकसानदायक कम होगा मतलब। उसी तरह से कोलेस्ट्रॉल कम करने से ज्यादा जरूरी है एलडीएल कम करना है और एचडीएल बढ़ाना है। तो वो बैलेंस हमें समझना पड़ेगा। अभी आपको पता है ये बैलेंस कैसे बनता है? ओमेगा 3 से एचडीएल बढ़ता है, ओमेगा 6 से एलडीएल बढ़ता है। सिंपल फंडामेंटल। अब ओमेगा 3 और ओमेगा 6 क्या होता है साहब? खाने में इनका बैलेंस, बॉडी में बैलेंस बिगड़ा है, इसका मतलब खाने में बैलेंस बिगड़ा होगा। तो खाने में 1:5 to 10 का रेशियो होना चाहिए था, जो होता था। अभी मालूम आपको रेशियो कितना हो गया है? ज्यादा नहीं बढ़ा, बस 1:100 to 150 हुआ है। मतलब हम 1 ग्राम अगर ओमेगा 3 खाते हैं तो 100 ग्राम हम ओमेगा 6 खाते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है? हमें ओमेगा 6 का खाना कम करना पड़ेगा और ओमेगा 3 का खाना बढ़ाना पड़ेगा। मैं बहुत सिंपल एंड में समराइज करूंगा कैसे कर सकते हैं आप इसको। उसी तरह से हमारा इसमें फैट के मामले में एक और चीज बताता हूँ। बोला साहब हमारे बुजुर्ग तो घी बहुत खाते थे, हमारे बुजुर्ग तो दूध बहुत पीते थे, उनके तो घुटने और ये सब बढ़िया रहता था, आप तो घी खराब बताते हो। घी खराब नहीं है, घी का तरीका खराब है। हमारे बुजुर्ग मक्खन खाते थे जो घर पे निकलता था, और वो जो दूध होता था वो हमारी खुद की गाय भैंस का होता था। जो गाय भैंस जो खाना खाती थी वो नेचुरल खाना होता था, उसमें यूरिया केमिकल नहीं मिले होते थे। वो घूमने जाती थी गाय भैंस, वो चल के आती थी, वो उसके चलने से वो भी तो एक्सरसाइज करती है ना। अब क्या हो रहा है? अब जो खाना है वो केमिकल वाला खाना है, और केमिकल खाना वाला खाना भी गाय भैंस कैसे पचा रही है? वहीं बैठी हुई है वो भी, उसका भी फैट बढ़ रहा है, उसको भी बीमारियां हैं। अब बीमारियों वाला जानवर जब दूध देगा तो वो भी तो बीमारियों वाला होगा ना। इसलिए दूध का एक जो तरीका है वो खराब हुआ है। सेकंड, हाँ हाँ, आप बकरी का दूध जो जंगल घूम के आती है उस बकरी का दूध देखो, और जो घर पे बंधी रहती है उस बकरी का दूध देखो। गाय जो घूम के आती है उसका देखो, और जो घर पे बंधी रहती है उसका देखो। अरे भैया वो भी तो एक्सरसाइज करेगी ना, उसका भी तो बढ़िया से बनेगा। वो दूध और वो दूध दोनों में अंतर आ जाएगा। अगर आप इसको देखना है तो उसकी एनर्जी का लेवल देख लेंगे। खैर, अब दूध बना, दूध से दही बनाया, दही हमने जमा दिया,
मक्खन निकाला। अब तो एक और काम उल्टा होता है, मक्खन नहीं बनते, हम मलाई से घी बना लेते हैं। तो मलाई का घी उतना फायदा नहीं करता जितना मक्खन का घी करता है, लेकिन घी तो कोई सा भी नुकसान करेगा। अब उस मक्खन को जब गर्म किया जाता है, उसको खौलाया जाता है, तब घी बनता है। उस खौलाने के दौरान उस घी के अंदर फ्री रेडिकल डेवलप हो जाते हैं, अब वो घी नुकसान करेगा। फ्री रेडिकल क्या होता है साहब, जरा इसे भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी बीमारी का कारण फ्री रेडिकल है। ये ऐसा ताकतवर बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं है लेकिन ताकत बहुत है उसके पास, जिसको बचपन से कभी सिखाया नहीं गया कुछ। ये पूरा उद्दंड है, डॉन है ये। जुकाम से लेके कैंसर तक इसी से होता है। जुकाम से लेके कैंसर तक शुरुआत यही करता है। आंख में अगर फ्री रेडिकल का अटैक हो गया तो कैटरेक्ट, नाक में हो गया साइनस, लंग्स में हो गया निमोनिया, हार्ट में हो गया और प्रॉब्लम, हर घुटने में हो गया कार्टिलेज गया, कमर में हो गया कोलू गया, स्पॉन्डिलाइट। सबकी शुरुआत फ्री रेडिकल अटैक से होती है। ये होता क्या है साहब फ्री रेडिकल अटैक? किसी भी चीज को जब आप गर्म करते हैं और वो जलता है, यूटिलाइजेशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इज क्रिएट ए पार्टिकल दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। मैं बहुत सरल शब्दों में बात करने की कोशिश करूं तो किसी भी, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसके आसपास चार इलेक्ट्रॉन के आठ आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बैलेंस बनाने के लिए, दो 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 दो। जब वो यूटिलाइज होता है, जब भी कोई चीज बर्न होगी, जहां पे भी ऑक्सीजन के बगैर कोई चीज बर्न नहीं होगी और ऑक्सीजन आएगी वो बर्न होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो जाता है। उस इलेक्ट्रॉन के यूटिलाइज होने से वो जो एटम था वो अनियंत्रित तरीके से काम करता है, पागलों की भांति एक्टिविटी करता है, और वो हेल्दी सेल से अपना एक इलेक्ट्रॉन चोरी करके अपना ऑर्बिट पूरी करने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि चोरी की गई चीज जरूरी नहीं है आपके फिट भी आए। इसे ऐसे समझेंगे, एक वो हो रहा था सत्संग, एक सत्संग के बाहर बैठे हुए 100 लोग बैठे हैं। उसके बाहर सबने अपनी चप्पलें उतारी हुई हैं, किसी ने चप्पल, किसी ने जूते, किसी ने कुछ उतारा हुआ है। एक चप्पल सारी क्रम से उतरी हुई है, एक चप्पल को कुत्ता उठा ले गया, डॉगी ले गया वहां से। अब लाइट आ नहीं रही थी, अंधेरा था। अब सत्संग जब छूटा, तो सत्संग में तो लोग धर्म बिल्कुल वो हो गए थे, मंत्र मुक्त। अब बाहर निकले तो जो पैर में आई वो डाली और पहन के चले गए। क्रम से आते गए लोग पहनते गए, क्रम से आते गए लोग पहनते गए। कितने लोग सही चप्पल पहन के पहुंचेंगे घर? एक भी नहीं, एक भी नहीं। चप्पल तो एक ही गायब हुई थी। पहले वाले बंदा ही कहता भैया मैं एक चप्पल से काम चला लूंगा, तो बाकी तो सही चले जाते। लेकिन चूंकि वो सत्संग में इतने मंत्र मुग्ध हो गए थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं था, जो आए पहन गए। सेम प्रोसीजर होता है बॉडी में। एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन अपने, एक फ्री रेडिकल अपने हमले में कामयाब हो गया। अब वो दूसरी को चोरी करेगा, दो चार की करेंगे, चार 16 की करेंगे। और ये जो चेन रिएक्शन है, अगर ये जिस जगह हमला हो गया वो ऑर्गन गया। ब्लड में हो गई तो ब्लड कैंसर तक हो सकता है। वो अगर न्यूट्रल होके चिपक गया और डब्ल्यूबीसी आके उसे हटा रही है तो वहां ट्यूमर हो सकता है कैंसर का। जिसकी जो भी ऑर्गन की बीमारी की शुरुआत होगी यहीं से होगी। अब ये कैसे होता है सर फ्री रेडिकल? हर सांस के साथ, जब मैंने सांस ली तो ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन गई तो चीजें मोटाबलाइज होंगी, तो बर्न होंगी, बर्न होंगी तो फ्री रेडिकल अटैक होगा। ऑक्सीजन प्राण वायु भी है और ऑक्सीजन मृत्यु वायु भी है, वही तो मार रही है। अगर फ्री रेडिकल अटैक नहीं, वो ऑक्सीजन नहीं चलेगी, वो कोई चीज जलेगी नहीं, तो बंदा वो आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि नहीं चलेगी तो वैसे ही मर जाएगा। तो जो बुढ़ा हो रहा है ना आदमी, वो भी इसी से हो रहा है। इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब इससे बचने का उपाय क्या है? हालांकि इससे पहले एक सवाल आ रहा होगा आपके अंदर, सांस तो सब लेते हैं, फ्री रेडिकल अटैक तो सबके अंदर हो रहा है, फिर ये सबको क्यों नहीं बीमारी होती? एक बहुत सरल भाषा में बोलना चाहूं, एक कमरे के अंदर अगर 50 बंदे बैठे हैं और एक को जुकाम हो गया, तो विद इन 5 मिनट सबको जुकाम हो जाना चाहिए। जुकाम हुआ, उसकी सांस के बाहर आते ही उसका वो वायरस जिसने उसको जुकाम किया है, चाहे वो कोविड है चाहे कोई सा भी है, वो तो हवा में गया ना। हवा में गया तो सबकी बॉडी में गया, तो सबको हो जाना चाहिए।
लेकिन उन 50 में से 5 को हो जाता है, 45 को नहीं होता। जिनको होता है उनको इसलिए होता है क्योंकि उनको डिफेंस नहीं मिला, और जिनको नहीं होता उनको इसलिए नहीं होता कि उनको डिफेंस मिला। ये डिफेंस देता कौन है बॉडी में? यही तो है बॉडी का जो सिस्टम है। वो हम समझ गए तो हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बॉडी में जो डिफेंस देता है, बॉडी में भगवान ने क्या, मतलब आप बॉडी को समझोगे ना तो भगवान पे इतना भरोसा हो जाएगा, आपको कहेंगे क्या इंजीनियर है यार। भगवान को पता था जिंदा तब रहेगा जब सांस लेगा, सांस में ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी, मेटाबोलाइज होगा, ग्लूकोज बर्न होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, सेल में जाएगी, एनर्जाइज होगा, बंदा जब भी चलेगा। तो ऑक्सीडेशन होगा। तो जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन चोरी होता है पहली बार, बॉडी में एक एक्स्ट्रा स्टॉक, उस स्टॉक को कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एक्चुअली एक तरह से वो भी फ्री रेडिकल है। उसके ऑर्बिट में 9 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है, 9 है, एक एक्स्ट्रा है उसके पास। जहां पर जैसा भी लूज हुआ वो खट से डोनेट कर देता है। कुत्ते ने पहली चप्पल उठाई, टक से दूसरी चप्पल रख दी लाके। अब मान लो वो गलत भी रख दी, एक ही तो गई, एक ही आदमी तो गलत पहन के गया। हालांकि वो गलत नहीं रखता क्योंकि उसके गिफ्ट कर रहा है, गिफ्ट तो सोच के करता है ना आदमी। चोरी की शर्ट लाए, आप शर्ट की दुकान में घुस गए, चोरी करके जल्दी से भागे, जरूरी थोड़ी है ना पाने की आ जाए। लेकिन आप गिफ्ट करते हैं तो सोचते हैं ना, साहब मेहमान जी की हाइट इतनी है, इतना देना, ये देना है इनको दान में, गिफ्ट में। तो उनको फिट ही जाता है, वो गिफ्ट करता है वहां। वो प्रोसीजर कहलाता है बैलेंस करना। तो बॉडी बीमारी से खुद लड़ रही है, बॉडी बैलेंस बना रही है, उसे कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली वाटर में भी है, फैट में भी है। बॉडी में दो 70% 80% पानी है, बाकी फैट है। तो जहां जहां पानी है वहां पर इस काम को विटामिन सी कर रहा है, और जहां जहां फैट है वहां उस काम को विटामिन ई करता है मोस्टली। हालांकि एंटीऑक्सीडेंट बहुत तरह के होते हैं, विटामिन ए भी एंटीऑक्सीडेंट है, और भी कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। पॉपुलर एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए आते हैं, जो ऑलमोस्ट आपके हार्ट, आपका फैट, आपका वाटर, आपका आइस, इन सारी चीजों को बैलेंस कर देते हैं। अगर इनकी एडुकेट क्वांटिटी में और क्वालिटी का दे देते हैं हम, तो बहुत सारी बीमारियों से हम वैसे ही बच जाएंगे। हालांकि देखा यह गया है कि जैसे जुकाम की भी बात करूं तो जब तक बॉडी में वाटर लेवल अच्छा है और विटामिन सी का लेवल अच्छा है तब तक जुकाम होता ही नहीं है। इसीलिए आंवला और नींबू, इनको अमर फल का नाम दिया गया है। आंवला को अमर फल का नाम दिया जाता है। अमर फल क्यों? क्योंकि अगर आप आंवला लेते रहेंगे लगातार तो आपकी बॉडी में विटामिन सी बना रहेगा, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट का प्रॉपर डोज मिलता रहेगा, तो आपकी सेल फ्री रेडिकल के अटैक से बचती रहेंगी। तो आप हमेशा जवान बने रहेंगे, बुजुर्ग नहीं होंगे, बुढ़े नहीं होंगे, अर्ली एजिंग नहीं आएगी। दीज आर द बेसिक फिनोमिना ऑफ वर्किंग प्रोसीजर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो अब हमने समझना है ये एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से मिल रहा है। कुछ मिनरल से, कुछ विटामिन से। तो विटामिन मिनरल्स की बात की हमने, प्रोटीन की बात की हमने, फैट की बात की हमने। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी खराब हो सकता है क्या? यस, खराब हो सकता है। बहुत सारी बीमारियों का कारण तो कार्बोहाइड्रेट ही है। फाइबर भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो बहुत सारी चीजों को बैलेंस कर रहा है। लेस फाइबर कार्बोहाइड्रेट इज खराब कार्बोहाइड्रेट, बैड कार्बोहाइड्रेट। गुड फाइबर मिक्स कार्बोहाइड्रेट इज गुड फाइव कार्बोहाइड्रेट। जैसे पहले हम जो अनाज खाते थे, उस अनाज के अंदर गुड क्वांटिटी में फाइबर होता था। श्री धान्य जिन्हें कहते हैं, पहले हम वो खाते थे। पहले समा का चावल खेत में घास में उग जाता था, समा उगता, वहां से घास समा का चावल लेके आते थे। पहले हम कोदो और बार्नयार्ड और इस तरह की मिलेट मिलते थे हमारे घरों में, ये खाते थे हम। ज्वार, बाजरा, चना, ऐसी चीजें खाई जाती थी। अभी पिछले 30 40 साल से, बल्कि नहीं 40 नहीं 50 साल से, हमारे देश में गेहूं बहुत ज्यादा खाया जाता है, चावल बहुत ज्यादा खाया जाता है, जिनके मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिनके पार्टिकल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फाइबर, इनका बैलेंस प्रॉपर नहीं है। इनके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर के प्रॉपर जो मॉलिक्यूल होने चाहिए वो नहीं है, बैलेंस प्रॉपर नहीं है। और तो और, जो पैकेट का गेहूं आता है वो तो बिल्कुल खराब है। क्यों? क्योंकि उस पे से तो छिलका ही हटा दिया जाता है, उस पे से तो फाइबर बचा ही नहीं। पहले ताजा चक्की का आटा पीसा जाता था, सुबह सुबह 4 बजे चक्के, एक्सरसाइज भी होती थी, और ताजा आटा होता था और मोटा अपनी मर्जी से पीसा जाता था, और वो आटे के अंदर फाइबर प्रॉपर होता था। वो गेहूं भी बिना केमिकल का होता था। अभी
और डिटेल जाएंगे तो हमने तो मॉलिक्यूल डिस्टर्ब कर दिए, हमने तो उसका जीन्स मॉडिफाई कर दिया अनाज का। जब मॉडिफाइड जीन्स हो गया तो वो और ज्यादा सत्यानाश हो गया, उसका डीएनए खराब हो गया, उसमें तो और ज्यादा मिक्स कर दी चीजें हमने। तो अब करें क्या? प्रोटीन वेजिटेरियन खाएं तो, नॉन वेजिटेरियन खाएं तो, फास्ट फूड खाएं तो, घी खाएं तो, सब में भंड कर दिया। कैसे ठीक रहे, समझें कैसे चीजों को। और जब पूड़ी या कचौड़ी जब तली जाती है, अरे साहब अपने यहाँ तो देसी घी में खाना बनता है, अरे भाई देसी घी और ज्यादा नुकसान कर रहा है। क्यों, क्या बात कर रहे हो साहब? हाँ, रिफाइंड देसी घी से भी ज्यादा नुकसान करेगा, लेकिन देसी घी सरसों के तेल से ज्यादा नुकसान कर रहा है। जो लो टेम्परेचर कंप्रेस्ड, जो कंप्रेस करके जो ऑयल निकल रहा है उसकी तुलना में जो गर्म करके ऑयल या फैट बना है वो 1000 गुना ज्यादा नुकसान करता है। सिंपल शब्दों में कहूं ना, तो घी में तली हुई एक कचौड़ी और एक सिगरेट बराबर फ्री रेडिकल देती है। अब वो लोग खुश मत हो ना जो सिगरेट पीते हैं, अभी सिगरेट वाले कह रहे होंगे देख सही पीता हूं ना। तो वो लोग ज्यादा खुश मत होइए, अब है तो है लेकिन वो डबल नुकसान हो रहा है उनको। वो कचौड़ी भी खा रहे हैं और सिगरेट भी पी रहे हैं। सिगरेट पीने वाले कचौड़ी भी हो सकता है ज्यादा खा रहे हो, तो उनको तो डबल नुकसान हो जाएगा, इसलिए सॉरी टू से। बट वो फ्री रेडिकल वहां से सिगरेट से भी आ रहा है, क्योंकि वो भी जल के ऑक्सीजन को बर्न कर रही है। जब कचौरी तली जा रही है घी में, तो वहां भी तो फ्री रेडिकल हो रहा है, क्योंकि तली नहीं सकती ऑक्सीडेशन के बगैर। और जहर बन जाता है वह खाना जो हलवाई की दुकान पे से मिलता है। वह कचौरी जो हलवाई तलता है सारे दिन, उस तेल को तलता रहता है, तलते 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 शाम तक वो बन जाता है ब्लैक। और वो जहर है, जहर उसमें फ्री रेडिकल की खान है। उसमें कचौरी तल के आ रही है, हाँ, फिर हम उसे खा रहे हैं। हमारे आगरा में एक शब्द है कचौड़ी का नाम, बेड़ई। उस पर भी एक लेख आया था, बेड़ई ने किया बेड़ा गर्क आगरा का। बेड़ई वाली पूड़ी होती है, बेड़ई ने किया बेड़ा गर्क, क्योंकि वो तल तल के बन रही है। ढड़ेल जो बोलते हैं जिसको, ऑयल का वो नाम ही ऐसा है, खैर उसका वो बार बार तलता रहता है। तो हमें क्या करना है अगर हमें फिट रहना है? तो मैं समराइज करूंगा अपनी सारी बातों को। हमें अगर फिट रहना है तो 4 फंडामेंटल को याद रखना है। पहला, इसे ऐसे याद रख सकते हैं, EARN, अर्न। हेल्थ को अर्न करना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी हो या हमारे गांव का नरेंद्र मजदूर हो, फर्क नहीं पड़ता, बॉडी एक ही है, एक ही बार मिलेगी। ये नहीं है कि साहब प्रधानमंत्री जी हैं तो इनको बॉडी रिपेयर हो जाएगी, ना जी। बॉडी को अर्न करना पड़ता है। ई फॉर एक्सरसाइज, EA, A फॉर एटीट्यूड, आर, आर फॉर रेस्ट, एन फॉर न्यूट्रिशन। तो इतनी देर से तो बात मैं न्यूट्रिशन पे कर रहा था, फोर्थ पार्ट पे। ये 4 फंडामेंटल हैं, 4 पिलर हैं जो WHO ने भी रिकमेंड किए हैं। पहला, एक्सरसाइज। 20 मिनट करो भले ही, लेकिन डेली करो। इस बॉडी को एक्सरसाइज की बहुत आवश्यकता है। एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव, शुड बी पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव। और कोई वर्ब लगती हो इसके लिए तो लगा दो, मुझे अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती। बट ये बहुत बहुत जरूरी है कि आप एक सकारात्मक रवैया अपनाएं, अपने चारों तरफ का माहौल सकारात्मक रखें। जहाँ नेगेटिव लोग रहते हो, जहाँ खट्टा अचार खाया हुआ मुंह बना के लोग रहते हो, वहां ना टिके, भाग ले। वहां भी वही फ्री रेडिकल हैं जो शाम को हलवाई की दुकान, हलवाई की कढ़ाई में ना, जो रेडिकल हलवाई की कढ़ाई में शाम को होते हैं, वो एक नेगेटिव इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। उसकी बॉडी से नेगेटिव वाइब्रेशन निकल रही होती है। गुस्से वाले लोगों से दूर रहें, अपना हल्का फुल्का माहौल बनाएं। उतने ही ज्यादा फ्री रेडिकल, उतनी ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो वहां से निकल रही है। तो ये इसके अंदर भी एक बैलेंस बनाए। इसके ऊपर एक लाइन बोलूंगा बस, जो हो सकता है वो कर दो, जो नहीं हो सकता उसके पीछे रोना क्या, उसे मान लो, एक्सेप्ट कर लो। जो है वो है, एक बढ़िया रूल है, जो है वो है, एक्सेप्ट इट, ट्राई टू रिजॉल्व इट। अगर हो जाए तो ठीक, नहीं तो एक्सेप्ट इट एंड गो अहेड, आगे बढ़ो। और स्माइली, हमेशा आपको अगर देखना है ना कि दिन में कैसा जा रहा है, अपने आप को चेक करते रहो। मेरा चेहरा कैसे शांत, जब जब ध्यान हुआ तो बुढ़ा हो जाता है आदमी जब टीवी देखता है। तो मैंने कहा टीवी देखने से बुढ़ा कैसे होता है? बोला ऐसे देखता है ना। तो और फिर लोग बोला जब गुस्से में होता है आदमी तब भी बुढ़ा हो जाता है। खट्टे अचार खाए हुए लोग रहते हैं तो वो बुढ़े ही हो जाते हैं, वो बुढ़े होने का इनवाइट कर रहे हैं उस बुढ़े होने को। एंड थर्ड इज रेस्ट।
प्रॉपर रेस्ट। ये तीनों चीजें एक दूसरे से डायरेक्टली प्रपोज्ड हैं। क्या? पहला, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो खुश रहेंगे। सुबह की 20 मिनट से ऊपर की गई एक्सरसाइज एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन बनाती है, और वो हार्मोन आपको पूरे दिन हैप्पी रखने में हेल्प करता है। वो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कराता है, वो आपके सारे हार्मोन्स और ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, अगर 20 मिनट से ऊपर की जाए तो। और वो एक्सरसाइज होनी चाहिए ना, वॉक नहीं। जा रही है दोनों महिला और वो जिम में जाती हैं और आधा घंटा बात करके आ जाती हैं, बोलो वजन कम ही नहीं हो रहा। सॉरी, महिला नहीं, सारे लोग ऐसे होते हैं वैसे। तो जो ज्यादा बात करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सॉरी टू से। तो एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज के साथ आप पॉजिटिव रहेंगे तो नींद भी अच्छी आएगी। 7 घंटे की प्रॉपर नींद बहुत जरूरी है। अच्छी से नींद लें, रात्रि की नींद लें, कोशिश करें दिन में ना सोएं। दिन का सोना आपको बीमारियां देता है, रात का सोना आपको अच्छी हेल्थ देता है। एंड लास्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का आता है खाने से, और खाने का है गैप। उस गैप को भर दो तो फिट्टी फिट है, हेल्दी हो। कौन रोक रहा है आपको? अब उस गैप को भरने के लिए क्या करें? सबसे बड़ा पंगा तो यही है, उस न्यूट्रिशन गैप को कैसे भरें, वो प्रोटीन कहाँ से लाएं, वो फैट कैसे बैलेंस करें। उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ती है सप्लीमेंट। और मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो सप्लीमेंट बना रही हैं। हम किसी का भी उठा लेते हैं, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे कितने सारे सप्लीमेंट आ जाएंगे। अब एक आम आदमी कैसे पता करे सप्लीमेंट क्या कैसे बैलेंस करता है? इसके लिए क्रम से बताता हूं। पहला, आप जो प्रोटीन ले रहे हैं सप्लीमेंट के रूप में, चेक करिए उस प्रोटीन के अंदर 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है या 13 एमिनो एसिड, जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है वो है। क्या कहते हैं वो पता है? प्रोटीन के ऊपर तो बहुत सिंपल बता देता हूं। प्रोटीन फ्रॉम मिल्क, दूध पाउडर, जिससे दूध बनता है, चॉकलेट पाउडर मिला के बन गया प्रोटीन पाउडर। यस, जो दूध पाउडर होता है, उस दूध के पाउडर के अंदर चॉकलेट पाउडर मिला के प्रोटीन पाउडर बन जाता है। और उसमें लिखा क्या है पता है? प्रोटीन फ्रॉम मिल्क। गलत क्या लिख रहे हैं वो? सही तो लिख रहे हैं। मिल्क से जो मिल्क पाउडर है उसी से प्रोटीन मिल रहा है। 30 किलो का दूध का पाउडर, आधी किलो चॉकलेट पाउडर मिला के 30.5 किलो प्रोटीन पाउडर बन जाता है, जिसका कॉस्ट आता है 22 रुपए 200 ग्राम का। 22 रुपए का 200 ग्राम का डिब्बा है मार्केट में, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसका एमआरपी 300 रुपए है। 40% डॉक्टर्स को देने के बाद, 40% एमआर को देने के बाद, 15% मैन्युफैक्चरिंग पार्टी खाने के बाद, 5% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसकी। क्या प्रोटीन बनाएगा वो बॉडी के अंदर? सर, अब नाम पता नहीं लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं तो लेता हूं, मैं प्रूव कर सकता हूँ, मेरे पास एविडेंस है। लाइव होता है सेशन तो कई बार बोल भी देते हैं लोग, यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है ना, है ना। और लेक्स सर, लेकिन पे रोज के क्लेम हो रहे हैं, मेरे पास डाटाज हैं। क्या है उनके अंदर इंग्रेडिएंट के रूप में देखा जाए तो? अब प्रोटीन पाउडर, जो प्रोटीन आप लेते हैं वो बॉडी में जाके, पहली बात तो उसमें प्रोटीन कितना है? 32%। जो दूध से मिलता है, दूध पाउडर है तो 32% ही मिलेगा। बचेगा कितना? 36%। तो 200 ग्राम प्रोटीन पाउडर, 32% मतलब 64 ग्राम प्रोटीन बचेगा कितना? 64 ग्राम मतलब 22 ग्राम प्रोटीन, 300 रुपए का। तो पर ग्राम प्रोटीन 12 से 15 रुपए का पड़ रहा है। इससे बढ़िया तो दूध ही पी लेते, उसकी जरूरत ही नहीं थी। चॉकलेट मिला के वो टेस्टी बना दिया जाता है, और पता नहीं क्या क्या बूस्ट कर देता है, पता नहीं क्या क्या कर देता है वो, आई डोंट नो। बहुत सारी बीमारियां तो कर सकता है। तो इससे बढ़िया तो आप खाने से ले रहे हो ना। वह प्रोटीन सॉलिड प्रोटीन है जिसका पीडी का 1 है। प्रोटीन डाइजेस्टिविटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर 1 है। मतलब वो 100% डाइजेस्ट होता है। मतलब उसके अंदर 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है, ओनली 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है। और क्यों? क्योंकि 13 तो आप खाने से खा रहे हैं ना, इधर से 9 मिले, वो 100% डाइजेस्टिव प्रोटीन बना देगा, और उसका पीडीकास 1 हो जाएगा। प्रोटीन का परसेंटेज कितना है? 10 ग्राम में कम से कम 8 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, और वो 100% डाइजेस्ट होना चाहिए। वो गुड क्वालिटी प्रोटीन हो गया। उसकी क्वांटिटी आप 10 से 20 ग्राम भी रोज ले लेंगे ना, तो आप जो 20 से 30 ग्राम, 30 से 40 ग्राम रोज खा रहे हैं, उसको बैलेंस करके वो 50 to 60 ले जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 20 ग्राम हो रहा था। वो ना फैट बढ़ने देगा, ना बीमारियां आने देगा, सेल्स को मेंटेन रखेगा। फैट को बैलेंस करने के लिए, ओमेगा 3 को बैलेंस करने के लिए, एक आदमी एक घर में मिनिमम 3 ml घी या सरसों का तेल खाता है। मिनिमम 3 से 10 ml तक खाता है। 1 चम्मच घी खा लिया तो 5 ml हो गया ना। यानी अगर 3 ml भी रोज खा रहा है तो 1 लीटर खा रहा है एक महीने में, घी तेल सब मिला के। 1 लीटर का मतलब हो गया, 1 ml का मतलब 1000 mg।
10 ml का मतलब 10,000 mg रोज खा रहा है वो। तो उसको बैलेंस करने के लिए उस एक 3 ml को कट करके 1 ml पे लाओ, यानी पूरे महीने में ज्यादा से ज्यादा, सॉरी, 5 से 10 ml जो खा रहा है उसे 5 ml पे लाओ मैक्सिमम। तो महीने में ज्यादा से ज्यादा 150 ml तक आप घी और तेल खाने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं खाने चाहिए। और जब 150 ml खा रहे हैं तो बैलेंस बनाने के लिए आप कम से कम 3,000 mg ओमेगा 3 भी एक्स्ट्रा ऐड कर दो अपनी लाइफ में। मतलब 1,000 mg अगर ओमेगा 3 ऐड कर देते हैं पर डे, तो आपकी बॉडी बैलेंस हो जाती है। 1 ml अगर ओमेगा 3 ऑयल लिया जा रहा है, तो वो 1,000 mg दे देगा पूरा, कंप्लीट EPA DHA और ओमेगा 3 मिला के सारा। तो आपकी बॉडी इधर 30 उधर 150, तो 5 से ऊपर नहीं जाएगा रेशियो। तो आप अपने खाने में ध्यान रखें, 5 ml से ज्यादा घी तेल मिला के ना खाएं एक दिन में, जो 10 से 15 ml तक जा रहा है, 2 से 3 चम्मच एक ही रोटी में लग जाता है साहब, 15-10 ml तो रोटी में लगाया वो घी उतना नुकसान नहीं कर रहा जितना तड़का में कर रहा है। क्योंकि तड़के में जब तक तेल में धुआं नहीं निकलता तब तक तो लहसुन डालने का मन ही नहीं करता उसमें। अरे वो धुआं निकाल रहा है आपका, अरे साहब कच्चा तेल रह जाएगा तो बदबू आएगी, वो बदबू नहीं है, वो प्रॉपर्टी है उसकी। अगर तेल डालना ही है आपको, पहले तो डालो मत। ऐसे ऐसे बर्तन आते हैं मार्केट में जिनमें तेल डालने की जरूरत नहीं है। डालना ही है तो तेल डालते ही उसमें घी वो लहसुन और प्याज और जो डालना है डाल दो, और सिम गैस पर धीरे धीरे पकने दो, उसमें धुआं मत निकलने दो, वो आपका धुआं निकाल रहा है। अब वो कुछ कुछ हद तक इधर से थोड़ा कम इधर से थोड़ा बढ़ाओ, इधर से ऑयल कम किया इधर से ओमेगा 3 खा लिया, बैलेंस हो गया। उधर से तला हुआ कम किया इधर से वेजिटेबल्स बढ़ा दिए, बैलेंस हो गया। तो इधर से फैट भी बैलेंस हो गया। कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस करने के लिए क्या करना है? सब्जियां खाओ। आज ना सब्जी अच्छी बनी तो मैंने एक रोटी ज्यादा खा ली। भाई मेरे, सब्जी अच्छी बनी थी तो सब्जी ज्यादा खाता, रोटी ज्यादा क्यों खाई? क्या कॉम्बिनेशन है? अरे हमारे यहाँ तो पता है, खाना खाना नहीं कहते, रोटी खाना कहते हैं, रोटी खा ले। मतलब रोटी खाते हैं हम, सब्जी तो लगाने के लिए ले लेते हैं साथ में। एक्चुअली सब्जी और रोटी कॉम्बिनेशन है, और वो भी बैलेंस। दाल रोटी सब्जी तीनों से मिलके बनता है। और रोटियां कम खाओ, सब्जियां थोड़ी ज्यादा खाओ, जिससे बैलेंस बने। पैकेट का आटा मत खाओ, पैकेज्ड फूड भूल जाओ। बेकरी, नमकीन, कुरकुरे, मुरमुरे, तुरतुरे, पता नहीं क्या क्या चलता है, सब मत खाओ। पैकेज्ड बंद, बेकरी बंद, और आटा भी पैकेट का है तो बंद कर दो, चक्की पे पिसा के लाओ। और हो सके तो बाजरा, सर्दियों भर बाजरा खाओ, गर्मियों भर जौ और ज्वार खाओ। और बाजरे सर्दियों बारिश के टाइम पे थोड़े चने वने खा लो, चने मिला लो। एक टाइम में एक ही फूड खाने की कोशिश करो। हमारे पहले ध्यान है, हमें दलिया बनता था और वो रात भर रखा रहता था, फर्मेंटेड होता था रात को वो। और कपड़े से बांध के रखा जाता था, वो बर्तन से नहीं ढका जाता था, जिससे वो फर्मेंटेड हो जाए। और फर्मेंटेड दलिया सुबह नाश्ते में खाया जाता था छाछ के साथ। चीनी नहीं आती थी घरों में, गुड़ से खाया जाता था। वो आपके लैक्टिक बेसिलस को मेंटेन करता था। एसिड नहीं बनता था किसी को, ओमेगा वो ओमेज नहीं खाना पड़ता था किसी को, वो एल्जिल नहीं पीनी पड़ती थी किसी को। वो बैलेंस करता था। फिर हेल्थ वर्क होता था, मेहनत होती थी। तो कोशिश करो एक टाइम मिलेट खाओ। फर्मेंटेड मिलेट खा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, शाम को गला दो सुबह पका दो, दूसरे दिन शाम को खा लो खाने में। खूब सारा सैलेड खाओ। प्लेट 1 प्लेट 2 ऐसे बना लो। एक प्लेट आधा घंटे पहले, एक प्लेट आधा घंटे बाद, प्लेट 1 में सैलेड, प्लेट 2 में खाना। अच्छे से वॉश करके कच्ची सब्जियां बढ़ा दो खाने में। 12 बजे से पहले कच्चा भोजन, कच्ची सब्जियां, फ्रूट्स, ऐसी चीजें खाओ। 12 बजने से 4 बजे तक कुछ भी खाओ, सब्जियां रोटियां कुछ भी खाओ। और 4 बजे बाद फल नहीं, सैलेड खा सकते हैं। और कोशिश करो फर्मेंटेड मिलेट खा लें। और दिन छुपने के बाद खाना कम खाओ, दिन छुपने से पहले खा सकते हैं आप। जैन लोग जो फॉलो करते हैं वो इसीलिए करते हैं। तो इसको जितना ज्यादा करेंगे, हम फिट के होने की तरफ चलते चले जाएंगे, जवान होने की तरफ चलते चले जाएंगे। प्रोटीन को बैलेंस करने के लिए आप अमीनो एसिड वाला प्रोटीन ऐड कर सकते हैं सप्लीमेंट के रूप में। ओमेगा 3 के लिए गुड क्वालिटी ओमेगा 3 ऐड कर दीजिए। गुड क्वालिटी ओमेगा 3 कहाँ से आएगा? अरे साहब वो कॉड लिवर ऑयल। अरे भैया मछली तो तमाम है, किसी भी मछली से ओमेगा 3 नहीं मिल जाता। और समुद्र से मछली निकाली, निकाल के डाल के आपको ऑयल दे दिया, वो ओमेगा 3 नहीं है, वो केमिकल बेस्ड ओमेगा 3 है। अरे साहब ओमेगा 3 केमिकल बेस्ड कैसे होता है? अरे समुद्र में रह रही है तो समुद्र के पानी को पी सकते हो आप? नहीं ना। तो उस मछली ने वही समुद्र का पानी पिया है जो आप नहीं पी सकते। उसी का ऑयल आपको मिल रहा है, तो नुकसान करेगा कि नहीं? ऐसा ओमेगा 3 जो 40 किलोमीटर अंदर जाके मिलता है, जो बर्फ के अंदर जो फिश मिलती है। और आपको पता है, एक रिसर्च किया गया, अंटार्कटिका में ना तो लोगों के बाल सफेद होते हैं 60 साल की एज तक,
ना वहां कोई बीमारियां होती हैं, 24 घंटे बर्फ पड़ती है, वहां लोग बीमार ही नहीं होते। किसी को इम्पोर्टेंसी नहीं है, किसी को इनफर्टिलिटी नहीं है, सब व्यस्त हैं, किसी को हार्ट डिजीज नहीं होती। 70 साल के बंदे के बाल काले, ये कैसे हुआ? उन्होंने पता लगा कि ये फिश खाते हैं, जिस फिश का नाम है सैल्मन फिश। उस सैल्मन फिश में क्या मिलता है? वो प्योर ईपीए डीएचए, वो प्योर ओमेगा 3 है जो बैलेंस करता है। तो वह कंपनी जो उस ओमेगा 3 को बर्फ के नीचे से वाली मछली से निकाल रही है, या 45 किलोमीटर अंदर से निकाल रही है, और उसको निकाल के ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक फॉर्म में करके उसके केमिकल और उनको हटा देती है और फिर से उसे रीऑर्गेनिक कर देती है, वो प्रोसीजर बहुत महंगा होता है। वो ओमेगा 3 बेस्ट होता है। सप्लीमेंट लेना है तो ऐसा लो। आप पता करो कौन सी कंपनी है जो आपको ऐसा सप्लीमेंट दे सकती है। और विटामिन मिनरल्स को बैलेंस करना है तो ऐसी कोई सप्लीमेंट जो ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया गया हो, जो प्लांट बेस्ड हो, जो नेचुरल तरीके से तैयार किया गया हो, वो कंप्लीट 13 विटामिन और 11 मिनरल्स की रिक्वायरमेंट जो रोज होती है उससे मिलता हो, वो तैयार किया गया, वो लीजिए। अभी मैं एक ऐसा विटामिन मिनरल्स की एक टैबलेट लेता हूँ जिसका नाम डेली है। उसके अंदर एक सप्लीमेंट ऐड किया उन्होंने, डेली प्लस करके, गोटुकुला। आप स्टडी कीजिएगा गोटुकुला को, गोटुकुला, गोटुकुला एक्सट्रैक्ट आप स्टडी कीजिएगा। गोटुकुला एक्सट्रैक्ट ओरिजिनल बेस्ड में 2,000 रुपए की 30 गोलियां हैं उसकी मार्केट में। और हमारी उस टेबलेट के अंदर जो मिल रहा है उसमें 13 विटामिन, 11 मिनरल्स विद गोटुकुला एडिक्वेट अमाउंट में, वो आपको 20 रुपए की गोली मिल जाती है। वहां जो केवल गोटुकुला मिल रहा है वो आपके ब्रेन को काम करने में हेल्प करता है। ये कैसा बॉडी, एक्चुअली हमारे यहाँ तो सब होता था पहले। आज से 5,000 साल पहले भी दिमाग का इलाज करने के लिए दो ही चीज थी, गोटुकुला और ब्राह्मी। एक्चुअली एक ही चीज के दो पार्ट हैं। गोटुकुला होती है जल के अंदर पाई जाने वाली ब्राह्मी, और ये जो ब्राह्मी है ये पेड़ पर पाई जाने वाली ब्राह्मी, अलग अलग तरह की ब्राह्मी है। पागल का पागलों का इलाज भी इसी से किया जाता था। ब्रेन मेमोरी शार्प करने का इलाज भी इसी से किया जाता था। काम करने का इलाज भी, शांत रखने का इलाज भी इसी से किया जाता था। तो अभी तो हमें बहुत परेशानी है। कोई लोग कहेंगे हम तो पागल नहीं हैं, हम क्यों खाएं? हम पागल ही हैं जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो। स्ट्रेस का मतलब क्या है? तो स्ट्रेस को रिलीव करने में वो डेली हेल्प करेगी, राइट? सो अब अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस कैसे करोगे? एक तो पैकेट का आटा बंद कर दो, गेहूं और चावल थोड़े कम कर दो। चावल कौन सा खाएं? जिसका जीआई बामन हो, वो चावल खाओ, नहीं तो मत खाओ, उसका मॉलिक्यूल बहुत खराब है। अब कई लोग कहेंगे साहब बिहार में और बंगाल में तो चावल ही खाया जाता है, साउथ में तो चावल ही खाया जाता है। अरे वो कॉम्बिनेशन है। बोल हमारे यहाँ तो चावल पहले खाया जाता था। अरे वो अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया जाता था। बिहार बंगाल और उन एरियाज में नॉन वेज खाया जाता है चावल के साथ। तो नॉन वेज का हाई क्वालिटी प्रोटीन, चावल का लो क्वालिटी प्रोटीन, उसको बैलेंस बना देता था। लेकिन जो लोग केवल चावल खाते हैं सूखे, उनकी एवरेज आयु 45 साल है। 45 साल में डेड हो जाते हैं, वो बुढ़े हो जाते हैं। चेक करो जरा मजदूरों को बिहार के अंदर, वो किस स्टेज में मरते हैं। तो वो उस तरह से नुकसान कर देता है। हमारे यहाँ बूरे के साथ चावल खाया जाता था, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इधर इसका बन जाता था, मिक्स होके दबा के आदमी काम करता था, सबको तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट कर देता था। फ्री रेडिकल थे नहीं, टेंशन था नहीं, मस्त फिट रहता था। अभी सब उल्टा हो गया है, उल्टा पुल्टा है। उसको ठीक करना है हमें। तो और अगर कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस करना है तो एक फाइबर आता है, जो हाई क्वालिटी फाइबर है, जो चिकोरी से निकाला है और जो कैरेट से निकाला है, और वो बैलेंस करके आपके खाने को बैलेंस कर देता है। और जब आप फाइबर ले लेते हैं खाना खाने से आधा घंटा पहले, तो उसके बाद आपके खाने से लिया गया जितना भी ग्लूकोज है वो अपने ऊपर लोड करके मेटाबोलाइज करने में हेल्प कर देता है, और उसे फैट में कन्वर्ट नहीं होने देता। डायबिटीज कैसे होगी? अगर आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है, एक्सेस ग्लूकोज लेवल होगा ही नहीं, तो डायबिटीज होगी ही नहीं। एक्सेस ग्लूकोज लेवल जब ब्लड में मिलता है तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा ब्लड किडनी को फिल्टर करना पड़ता है, ब्लड वेसल्स को निकालना पड़ता है, उनके न्यूरॉन्स और उनके जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए वो नुकसान करता है। नहीं तो गाढ़ा हो या पतला हो क्या फर्क पड़ता है? इसलिए उसको गाढ़ा ब्लड गाढ़ा नहीं होने देना है, ग्लूकोज उसमें ब्लड में जाने नहीं देना है। कैसे रोकोगे? मेटाबोलाइज कर दो। मेटाबोलाइज कर दोगे तो जाएगा नहीं। तो सारी दवाई कंपनियां क्या काम कर रही हैं? दवाई कंपनियां जो दवाई बनाती हैं, वो दवाई का काम है बॉडी के अंदर जो काम हो रहा था उस काम को टेक ओवर कर लेती है। तो वो जो ऑर्गन था वो और आलसी हो जाता है। आपके घर की मेड अगर चली जाए 15 दिन के लिए तो हालत खराब हो जाती है ना। 3 साल से मेड काम कर रही है, एक दिन मेड ना आए तो क्या होता है? हालत खराब। आप 3 साल से खुद काम कर रहे हैं, आपको काम की आदत है, लेकिन 4 दिन मेड घर में काम करने लग जाएगी तो 5वें दिन आपका काम करने का मन नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे? दवाई कंपनी क्या कर रही है? दवाई क्या कर रही है?
आपको एक मेड प्रोवाइड करा रही है। मेड जब तक है तब तक काम होगा, मेड नहीं तो काम नहीं। और हम क्या कर रहे हैं, हम आपको ही काम करने के जो प्रॉब्लम आ रही है उस काम की प्रॉब्लम को आप ही को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो वी ट्रीट बॉडी and medicine treat disease. The difference between us and medical science, not medical science, sorry, the difference between medicine and the supplement is supplement treat body and medicine treat disease. सप्लीमेंट एक खाना है, जो खाना 50-100 साल पहले मिलता था, जो अब नहीं मिलता है, अब इसको हमें सप्लीमेंट के रूप में लेना पड़ रहा है। अगर आप अच्छी क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी का वो ऐड कर देते हैं तो आप हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को फिट कर सकते हैं। इस कंपनी का खाएं, ऐसा खाएं। जिन्होंने आज आपको यहाँ बुलाया है, ये दिया है आइडिया, उनसे पूछिए। न्यूट्रीलाइट इज ए नंबर 1 कॉर्पोरेशन इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट बनाती है 90 साल से, जो अपने खुद के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स के अंदर इंग्रेडिएंट और उसके जो पार्टिकल्स हैं तैयार करती है, रिसर्च करती है, प्रोसेस करती है, हर्बिसाइड करती है, एंड बट कोई बिना फर्टिलाइजर के, बिना केमिकल के तैयार करके हमको देती है। आप चाहें तो न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट लेके अपनी जिंदगी को बिंदास बना सकते हैं। आई एम ए डाइट कंसल्टेंट एंड आई कंसल्ट ओनली वन सप्लीमेंट, दैट इज न्यूट्रीलाइट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली भी हेल्दी रहे, आप चाहते हैं आपका परिवार हेल्दी रहे, तो यू प्रोवाइड सम न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट टू योर फैमिली फर्स्ट, एंड आपकी फैमिली फिट होगी तो आप बहुतों की फैमिली को फिट कर सकते हैं।